हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर के गद्य खंड की कहानी नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है, इस कहानी के संबंध में जानेंगे। और मैं आज आप लोगों को कहानीकार का संक्षिप्त परिचय, कहानी का सारांश, कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे कि आपको कहानी को याद रखने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कहानीकार के संबंध में। नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, और स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के समकालीन कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ। ठीक है, तो जन्म हो गया इनका 20 जनवरी 1947 इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति के पश्चात मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में ये कार्यरत रहे। हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की। यद्यपि इनका जो जन्म है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है और बचपन जो है वो राजस्थान में बीता। इनका ज़्यादा समय जो है जीवन का वो राजस्थान में ही बीता। ठीक है, और स्वयं की इच्छा से इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी, और मतलब रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने, और फिर भोपाल जा कर के ये वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़ गए और साहित्य सृजन करने लगे। ठीक है, तो वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य भी किया। स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य में एक कहानीकार के रूप में ही नहीं जाने जाते, बल्कि एक अच्छे उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने जब अपना लेखन प्रारंभ किया तो हिंदी कविताओं से किया, लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो है वो कहानियों से ही हुई। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं, जैसे कि आदमी जात का आदमी। ठीक है, आदमी जात का आदमी, मात्रा और भार। ठीक है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। ठीक है, आएंगे अच्छे दिन भी। तो ये कुछ प्रमुख इनकी कहानियां हैं। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, जैसे कि ईंधन और जलते जहाज पर। ठीक है, जलते जहाज पर। ठीक है, इनका नाटक है फिनिक्स और चौबोली। फिनिक्स और चौबोली। ठीक है, इन्होंने कुछ निबंध लिखे, जैसे स्वांतः दुखाए, एक कथाकार के नोट्स, रेखा चित्र भी इन्होंने लिखा, हमसफरनामा। तो इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाओं का विषय हमें देखने को मिलता है वो सामाजिक जीवन से ही जुड़ा मिलता है। इनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। शोषण के विरुद्ध इन्होंने जागृति की भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव और लिंग के आधार पर किए गए भेदभाव के प्रतिकार स्वरूप जो इनकी जो भावना है, प्रतिकार की जो भावना है, वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो विद्रोह का स्वर दिखाई पड़ता है। तो ये इनकी कहानियों का कुछ विषय है। इनकी जो भाषा है इनकी रचनाओं की, वो बहुत ही सहज है, सरल है, भावानुकूल है, और खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ इन्होंने देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही खिलंदड़ी अंदाज में बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, इनका जो साहित्यिक योगदान है उसे देखते हुए इन्हें बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे कि राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल पुरस्कार, बनमाली पुरस्कार। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कथाक्रम पुरस्कार, इस तरह के कुछ पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु 7 दिसंबर 2019 में हुई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई 7 दिसंबर 2019 ईस्वी। ठीक है,
तो ये हो गया बच्चों स्वयं प्रकाश जी के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। तो जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, तो कोई कविता पढ़ते हैं, तो हमें उसके राइटर के विषय में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और अब आते हैं आपकी पुस्तक में जो कविता है, जो आपकी पुस्तक में जो कहानी है वो है नेताजी का चश्मा, ठीक है। तो जैसा कि आपको शीर्षक से ही ये स्पष्ट हो रहा होगा बच्चों कि ये कहानी जो है वो नेताजी के चश्मे पर आधारित है, ठीक है। तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और नेताजी का संबोधन जो है वो हम सुभाष चंद्र बोस जी को ही इस नाम से संबोधित करते हैं। ये सम्मान, ये उपाधि जो है उन्हें ही हम देते हैं, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें नेताजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारों के माध्यम से देश के नवयुवकों में, देश के लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य किया, और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है। तो ये अविस्मरणीय योगदान रहा है देश के निर्माण में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मानित करने के लिए ही जब भी किसी शहीद या किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने की बात आती है, तो हम सम्मानित करने का जो कार्य है वो किसी प्रतिमा की स्थापना के माध्यम से या प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही करते हैं। तो उनके योगदान को याद रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई, और इस कहानी में भी नेताजी के प्रतिमा की स्थापना करके उनके द्वारा किए गए देश निर्माण में योगदान को सम्मानित किया गया है। उन्हें सम्मान स्वरूप जो है उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। तो इसी पर पूरी जो कहानी है वो आधारित है, ठीक है। कहानी का सारांश थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसके संबंध में पहले जान लें। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हालदार साहब हैं। हालदार साहब यानी एक प्रतिष्ठित अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्ति, ठीक है। तो हालदार साहब जो हैं वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और इनके द्वारा ही कहानी प्रस्तुत की गई है। और दूसरे जो पात्र हैं वो है कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है। तो कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला, ठीक है, ये कुछ पात्र हैं इस कहानी के। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के संबंध में ही ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हालदार साहब जो हैं वो हर 15वें दिन पर अपने कंपनी के कार्य के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरते हैं, ठीक है। और उस कस्बे से ही पूरी कहानी स्टार्ट होती है। उस कस्बे के ही संबंध में है। कस्बा यानी स्मॉल टाउन। तो ये कस्बा जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है, और यहाँ पर कुछ ही ऐसे मकान हैं जो कि पक्की ईंटों के बने हैं। और यहाँ पर एक स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक बड़ा बाज़ार है, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, एक नगर पालिका है, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ही हैं। अब चूंकि नगर पालिका है तो नगर पालिका जो है उसका कार्य होता है कुछ विकास के कार्य करते रहना। तो विकास के कार्यों में वो कुछ सड़कों को पक्की करवा देता है, या फिर टॉयलेट्स बनवा देता है, या फिर कवि सम्मेलन करवा देने का कार्य करता है। तो कुछ इस तरह के कार्य वो करते रहते हैं। तो इसी नगर पालिका के किसी बोर्ड ने या फिर कह ले किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हैं, उन्होंने एक संगमरमर की, नेताजी की संगमरमर की एक प्रतिमा की स्थापना जो है वो यहाँ पर मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, यानी एक ही मार्केट था वहाँ पे, और उसका जो मुख्य जो मेन चौराहा था वहाँ पर उन्होंने उसकी स्थापना करवा दी। तो ये पूरी जो कहानी है वो इस मूर्ति की स्थापना से ही रिलेटेड है।
ठीक है। तो इस जो मूर्ति है उसके निर्माण के संबंध में कोई विशेष पुख्ता जानकारी नहीं है, यानी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमानतः ऐसा हुआ होगा। तो इस बात को ही कहानी में कहा गया है कि इस मूर्ति का जो निर्माण है वो जो है किसी प्रशासनिक अधिकारी ने करवाया था। तो प्रशासनिक अधिकारी का जो शासन काल है, यानी बोर्ड का जो नगरपालिका बोर्ड का जो शासन काल है, यानी उनकी जो टाइम पीरियड है वो या तो कम रहा होगा, ठीक है, या वो समाप्त होने वाला रहा होगा, या मूर्ति के लिए आया हुआ जो बजट था, यानी उसके लिए जो पैसा आया था वो पैसा जो है उसका बजट वो कम रहा होगा, या फिर किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने के कारण जो है ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया कि किसी स्थानीय कलाकार को ही इस मूर्ति को बनाने का कार्य दे दिया जाए, यानी जो यहाँ पर रहता हो इसी जगह पे, इस क्षेत्र विशेष में, उसको ही ये कार्य दे दिया गया। तो वहाँ पर एक इकलौता हाई स्कूल था और उस इकलौते हाई स्कूल में एक इकलौते ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उन्हें ही ये कार्य दे दिया गया इस मूर्ति को बनाने का। और मास्टर मोतीलाल जी ने ये विश्वास भी दिलाया कि 1 महीने में इस मूर्ति का निर्माण कर लिया जाएगा, ठीक है। अब 1 महीने में ही मूर्ति का निर्माण करना है, तो मोतीलाल जी जो हैं, मास्टर मोतीलाल, उन्होंने 1 महीने में संगमरमर की ये मूर्ति बना तो ली, और मूर्ति जो है वो काफ़ी अच्छी बनी, सुंदर बनी, 2 फुट ऊंची मूर्ति बनी, यानी टोपी, नेताजी की टोपी से लेकर के उनके जो कोट का 2 बटन है वहाँ तक की मूर्ति बनी, 2 फुट ऊंची मूर्ति, और काफ़ी अच्छी मूर्ति बनी संगमरमर की। लेकिन इस मूर्ति में एक बात खटकती है, एक बात जो है वो थोड़ी सी अजीब लगती है, वो ये जो कमी लगती है वो लगती है चश्मे का ना होना। यानी इस संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा तो है, लेकिन चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं है बल्कि रियल का चश्मा है, ठीक है, सचमुच का चश्मा है। तो ये बात जो है, ये कमी जो है थोड़ी सी खटकती है। और कहानी जो है वो मेन जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है कि हालदार साहब जो है वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से जाते हैं, और वो जो चौराहा है, उस कस्बे के बाजार का जो चौराहा है वहाँ पर वो रुकते हैं, वहाँ पर वो पान की दुकान है, वो उस पान वाले की दुकान से पान खाते हैं। तो जब वो पान खाते हैं तो उसी जब चौराहे की पर जो मूर्ति लगी हुई है उस पर उनकी नज़र जाती है। तो उसको देख करके उन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा इसका जो है वो रियल का है, मोटा काले फ्रेम का है। तो ये बात देख करके उनके अंदर जो है बहुत ही हैरानी होती है, कौतुकता आती है, और एक मुस्कान भरी अंदाज में वो कहते भी हैं कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का, ठीक है। लेकिन ये सब बातें वो कहते अवश्य हैं, लेकिन उनके मन में जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना आती है उनके मन में, क्योंकि देशभक्ति की भावना उनकी दिखाई देती है और वो बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। तो उसकी सराहना करते हैं ये हालदार साहब जो हैं। फिर अगली बार सेकेंड टाइम फिर वो जाते हैं उस रास्ते से, चूँकि 15 दिन पे फिर गुजरना रहता है उसी रास्ते से, तो फिर वो वहाँ पे रुकते हैं, फिर पान खाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि मूर्ति का जो की आंखों पे जो चश्मा लगा है वो बदल गया है। पहले काले रंग का चश्मा था, अब वो तार वाला गोल फ्रेम का चश्मा है। अब ये देख करके उन्हें और आश्चर्य होता है। तीसरी बार फिर जब वो जाते हैं तो फिर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ होता है। तो ये देख करके उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है, और फिर उनके अंदर की जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ जाती है, और फिर उसे वो रोक नहीं पाते हैं। तो वो पान वाले से पूछ बैठते हैं कि ये क्या चक्कर है कि मूर्ति तो वही है, लेकिन इसका चश्मा जो है वो बार बार बदल जाता है। तो ये बात जब वो पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला कहता है कि ये सब कैप्टन चश्मे वाला करता है, ठीक है। अब ये बात सुन करके हालदार साहब को बात समझ में नहीं आती है, तो फिर वो पान वाले से पूछते हैं, तो पान वाला उन्हें बताता है कि एक कैप्टन चश्मे वाला है जो कि फेरी से चश्मा बेचता है, और वो जो है जब कोई ग्राहक मूर्ति पे लगे हुए चश्मे जैसा ही, फ्रेम जैसा ही चश्मा उसे चाहिए होता है, तो वो चश्मा मूर्ति से उतार कर उस ग्राहक को दे देता है, और दूसरा
चश्मा जो है वो मूर्ति पर लगा देता है। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आती है हालदार साहब को कि ये चक्कर है। तब ये समझ में आता है उनको कि कोई एक ऐसा आदमी है, कोई चश्मे वाला है, फेरी वाला, जिसे कैप्टन के नाम से जाना जाता है, और वो जो है उसे संभवतः नेताजी की जो मूर्ति है, क्योंकि जब भी हम नेताजी की मूर्ति देखते हैं या कोई भी तस्वीर नेताजी की हम देखते हैं तो तस्वीरों में वो फौजी वर्दी में होते हैं, उनकी आंखों पे चश्मा लगा होता है। तो अधिकतर हम जब यही चीज़ देखते हैं तो जो कैप्टन है उसको भी मूर्ति पर जब चश्मा नहीं लगा है तो उसे बड़ा कष्ट होता होगा, उसे अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसी कारण से वो मूर्ति पर वो चश्मा जो बेचता है उसमें से कोई एक चश्मा वहाँ पे लगा देता है। ठीक है, तो ऐसा ही हालदार साहब जो है वो सोचते हैं कि संभवतः ऐसा ही हुआ होगा कि उसे ये चीज़ें आहत करती हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वो चश्मा जो है उस पर लगा देता होगा, और जब किसी ग्राहक को ज़रूरत पड़ती होगी तो कुछ क्षमा याचना करते हुए वो जो है चश्मा उतार करके उसे दे देता होगा, फिर दोबारा फिर वो लगा देता होगा। तो ये प्रक्रिया चलती होगी। तो ये बात जो है हालदार साहब को समझ में आती है। ठीक है, अब हालदार साहब के मन में एक और प्रश्न उठता है कि इस मूर्ति का रियल जो ओरिजिनल जो चश्मा है वो कहाँ गया। यानी मूर्ति तो संगमरमर की है तो उसका ओरिजिनल जो चश्मा है वो भी संगमरमर का होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में पानवाला कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में ये बात कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए तो ये मजाक की चीज़ थी, लेकिन हालदार साहब को ये बात बहुत ही द्रवित करती है, और फिर वो सोचते हैं कि मूर्ति के नीचे जो लिखा हुआ है मूर्तिकार मोतीलाल, वो निश्चित रूप से इस कस्बे का ही जो है ड्राइंग मास्टर रहा होगा, अध्यापक रहा होगा, और इस मूर्ति को बनाने में उसने रियल का जो ओरिजिनल जो संगमरमर का चश्मा है वो बनाने का प्रयास किया होगा उसने, या हो सकता है कि उसने बनाया हो और बहुत उसमें कलाकारी करने के चक्कर में वो टूट गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने बनाया हो और वो जो चश्मा है वो कहीं गिर गया हो। इस तरह की बातें जो है हालदार साहब सोचते हैं कि मास्टर के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं वो हालदार साहब को बहुत ही विचित्र सी लगती हैं, और कैप्टन चश्मे वाले की जो देशभक्ति है उसके प्रति उनका जो भाव है वो बहुत आदरपूर्वक हो जाता है, नतमस्तक हो जाते हैं उसकी देशभक्ति के समक्ष। और फिर उनके मन में एक प्रश्न आता है कि ये कैप्टन चश्मे वाला है कौन। ठीक है, वो पानवाले से पूछते हैं कि ये आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, यानी पहले का कोई सिपाही है, या फिर नेताजी का कोई साथी है, जिसके कारण उसके मन में ये बात आती है कि चश्मा जब वो नहीं देखता है मूर्ति पर तो उसे थोड़ा कष्ट होता है। तो ये भावना उसके मन में आती है। तो ऐसा वो सोचते हैं कि संभवतः इस तरह की चीज़ें होंगी, इसीलिए ऐसा होता है उसके मन में कि चश्मा जो है लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात पे पानवाला जो है बहुत ही मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है, पागल। ठीक है, तो हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती है। ऐसे अपशब्द देशभक्त के लिए सुन करके उन्हें थोड़ा दुख भी पहुंचता है, क्योंकि एक देशभक्त की जो भक्ति है उसके द्वारा किया गया जो छोटा सा भी कार्य है उसे सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। तो उन्हें थोड़ा सा दुख भी होता है। और पानवाला जब ये कहता है कि देखो वो उधर से आ रहा है, तो जब वो देखते हैं तो वो एक लंगड़ा मरियल सा बूढ़ा व्यक्ति है, और उसकी आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, गांधी टोपी पहने हुए है, एक हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस लिए हुए, संदूकची लिए हुए है, और एक हाथ में बांस पर कुछ जो है चश्मे लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं है, वो फेरी लगाते हुए ही जो है वो चश्मा बेचता रहता है। तो इस बात को देख करके हालदार साहब के अंदर जो है बहुत ही विचित्रता सी महसूस होती है, बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये भाई चक्कर क्या है, बहुत ही कंफ्यूज टाइप के हो जाते हैं वो। और फिर वो पान वाले से ये जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कैप्टन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका वास्तविक नाम है कि इसे इस तरह से बोला क्यों जाता है, तो ये जानना चाहते हैं। लेकिन पान वाला जो है अब इस संबंध में कोई विशेष ज़्यादा बात करना नहीं चाहता है, तो फिर वो जो है वहाँ से हालदार साहब जो है अपनी जीप में बैठ करके चले जाते हैं।
ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो लगभग 2 साल तक चलती रहती है और 2 साल तक जो है हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरते हैं और बार बार जो है उस मूर्ति के आंखों पे लगा हुआ जो चश्मा है वो बदलता हुआ देखते हैं, कभी गोल फ्रेम का, कभी चौकोर फ्रेम का, कभी तार वाले, कभी काला चश्मा, इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। उन्हें कौतूहलता और प्रसन्नता दोनों ही होते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो फिर जो 15 दिन के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है और पान वाले की दुकान भी बंद है और पान वाले आसपास की जो दुकान है वो भी बंद है। ठीक है, तो ये देखते हैं तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली बार फिर वो जब आते हैं तब चूँकि वो पान वाले की दुकान पे पान खाया करते थे उस चौराहे पे रुक करके, तो उस पान वाले की दुकान पे वो जाते हैं और उस समय भी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होता है अगली बार भी। तो पान वाले से पूछते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ जो चश्मा है वो कहाँ गया। तो पान वाला जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कैप्टन मर गया। अब ये बात सुन करके हवलदार साहब को बहुत ही दुख होता है और उस दुख के क्षणों में वो वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं और तुरंत जो है वो जीप की तरफ बढ़ते हैं और जीप में बैठ जाते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले जो देश के जो सैनिक हैं, जो देश के शहीद हैं, ऐसे वीर सेनानियों की सम्मान की जो बात, सम्मान के प्रति जो भावना है वो आजकल जो कौम के लोग हैं, आजकल जो स्थिति है वो बहुत ही स्वार्थी है, उनके अंदर नैतिकता का पतन हो रहा है, तो आगे देश का क्या होगा। तो इस तरह की जो विचारधारा है उनके मन में चलती रहती है। ठीक है, फिर अगली बार जो है वो 15 दिन के बाद फिर उन्हें जाना होता है, तो अगली बार ही वो सोचते हैं कि अब मैं उस जगह पे, उस चौराहे पे नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब ना तो वो कैप्टन रह गया है, कैप्टन मर गया है चूंकि, तो उस मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं होगा। ठीक है, मूर्ति तो होगी लेकिन उसकी आंखों पे चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ठीक है, तो ये बात उन्हें बहुत ही दुखी करती है। तो वो जीप वाले से के ड्राइवर से, जीप के ड्राइवर से कहते हैं कि तुम वहाँ पे मत रोकना, आज मैं वहाँ पान नहीं खाऊंगा, आगे चल करके कहीं पान खा लेंगे क्योंकि आज बहुत काम है। ठीक है, तो फिर ड्राइवर जो है उस जगह पे नहीं रोकता है, लेकिन अब चूंकि उनकी आदत बन चुकी है चौराहे की पर आंख उठा करके मूर्ति को देखने की, तो जब वो चौराहे से गुजर रहे होते हैं तो आदतन उनकी जो आंखें हैं, नज़रें जो हैं वो मूर्ति पर पड़ती है और वो फिर रुको रुको करते हुए ड्राइवर को रोकते हैं अचानक से फिर, और जो है अभी जीप रुकी भी नहीं थी कि वो जल्दी जल्दी से उतर करके उस तेजी से कदमों से आकर के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में, बिल्कुल ही रेस्पेक्टली वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि बच्चे लोग बना लेते हैं। सरकंडे यानी जो सरपत का एक पौधा होता है बच्चों, जो कि तालाबों में या फिर नदियों में आसानी से बढ़ जाता है, उससे जो है घर के औजार या खेती के औजार बनाने का काम किया जाता है। तो उसे मोड़ करके बच्चे लोग जो है वो खेल खेल में वो चश्मा किसी ने बना करके उसकी जो नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर उन्हें लगा दिया था। तो ये चीज़ देख करके हवलदार साहब जो हैं वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और थोड़ा सा उनके मन में ये आश्वासन आता है, आश्वस्त होते हैं वो कि देश के भविष्य कहे जाने वाले जो ये बच्चे हैं उन बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना जो है आज विद्यमान है, उनके मन में भी देश के प्रति ये प्रेम है और उन्होंने अब इस तरह का कार्य किया है। तो ये चीज़ें देख करके वो बहुत ही द्रवित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ठीक है, और कहानी जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी थी बच्चों, और इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं वो देश के जो युवा पीढ़ी हैं, जो नवयुवक हैं, जो नागरिक हैं, उन सब में देश के प्रति जो भक्ति की भावना है, देश प्रेम की भावना है, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसे संदेश दे रहे हैं। क्योंकि देश के योगदान, देश का जो विकास है, उसकी जो समृद्धि है, उसमें अगर छोटा से छोटा भी कार्य किया जाए तो वो भी प्रशंसनीय होता है, सराहनीय होता है। क्योंकि बच्चों जो देश है वो केवल चारों सीमाओं से घिरा हुआ कोई भूभाग नहीं है, भूखंड नहीं है, बल्कि देश कैसे बनता है, देश वहाँ के रहने वाले नागरिकों, वहाँ के नदी नालों, पहाड़ पर्वत और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से बनता है। ठीक है, तो उन चीज़ों से प्रेम करना, उनकी समृद्धि, उनके विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं
उससे ही देश प्रेम जागृत होता है, देश प्रेम की जो भावना है वो दिखाई देती है, देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो यही बताना चाहते हैं कि देश के निर्माण में या देश के विकास में जो छोटा सा छोटा कार्य है वो देश का सामान्य से सामान्य नागरिक भी कर सकता है, और सामान्य से सामान्य नागरिक जो कार्य करता है उसे प्रशंसा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसे सराहा जाना चाहिए। और साथ ही साथ लेखक जो हैं वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शहीद हैं, उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान की भावना को भी लक्षित करना चाहते हैं, उसे सम्मान की भावना को भी जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों नेताजी का चश्मा कहानी। ठीक है, इसकी कथा वस्तु मैंने आपको समझा दी बच्चों। अब कहानी जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगी। तो कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिसे मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको जब आप कहानी पढ़ें तो आपको कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहानी के कुछ शब्द हैं जैसे कि ओपन एयर सिनेमा घर, जिसे खुला सिनेमा घर कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी का अर्थ होता है प्रशासन के कार्य से जुड़ा हुआ अधिकारी। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। इकलौते का अर्थ होता है एकमात्र। कमसिन कम उम्र का यानी यंग। लक्षित देखा हुआ या ध्यान में आया हुआ। कौतुक हैरानी। खुश मिजाज खुश रहने वाला। दरकार जरूरत या आवश्यकता। तोंद बड़ा पेट। और द्रवित पिघला हुआ या पसीजा हुआ। समक्ष सामने। नतमस्तक सिर झुकाकर। बत्तीसी यानी 32 दांतों की पंक्ति। मरियल बेदम या दुर्बल। संदूकची यानी छोटी पेटी या संदूक। प्रफुल्लता प्रसन्नता। होम कर देने वाले यानी बलिदान कर देने वाले। और प्रतिष्ठापित का अर्थ होता है स्थापित। सरकंडे सरपत के पौधे का नाम। तो ये सभी शब्द बच्चों आप कठिन शब्द हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे कहीं नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये इससे आपको कहानी को समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ आपको आना जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं बच्चों कि कहानी का उद्देश्य क्या है, यानी इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, लोगों में क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से आता है, कहानी का उद्देश्य या शीर्षक की सार्थकता। तो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको किस ढंग से लिखने चाहिए इसके संबंध में मैं आपको बता देती हूँ। कहानी का उद्देश्य आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि इस नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश के लिए बलिदान होने या सरहद पर दुश्मनों से लड़ाई करने वाले सिपाहियों के मन में ही देश प्रेम की भावना नहीं होती है, बल्कि देश के सामान्य नागरिकों और देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों में भी देश प्रेम की भावना होती है। देश के निर्माण और उसके विकास में किया गया छोटा सा योगदान भी देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है। और प्रस्तुत कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को प्रदर्शित किया गया है, उसे रेखांकित किया गया है। और देश का प्रत्येक नागरिक अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता के अनुरूप अलग अलग ढंग से देश के प्रति अपनी देश की भावना, उसके गौरव, उसके समृद्धि, उसके विकास और उसकी धरोहर को सुरक्षित रख करके अपनी देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है। और इस कहानी में देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को भी प्रदर्शित करने का कार्य किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। एक प्रश्न आपका आता है कहानी के शीर्षक की सार्थकता, तो उसे भी आप किस ढंग से लिखेंगे इसके विषय में आप जान लीजिए कि कहानी नेताजी का चश्मा कहानी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि कहानी के केंद्र में नेताजी का चश्मा ही है। प्रस्तुत कहानी का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगे हुए चश्मे को देख करके हवलदार साहब विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। चश्मे का बार बार बदलना पाठकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। और कहानी के अंत में कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद
नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बने हुए चश्मे को देखकर हालदार साहब भावुक हो जाते हैं और साथ ही आश्वस्त होते हैं कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के मन में भी देश प्रेम की भावना विद्यमान है। तो इस पूरी कहानी में जो घटनाएं घटित होती हैं वो सभी घटनाएं जो हैं वो पाठकों के अंदर एक मनोरंजक तरीके से उन्हें जोड़े रखती है, उनका मनोरंजन करती है और साथ ही साथ कहानी का जो आरंभ है और अंत है दोनों ही जो है वो नेताजी के चश्मे से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए कहानी का शीर्षक नेताजी का चश्मा जो है वो सार्थक और उपयुक्त है। ठीक है, तो इस तरह से आप शीर्षक की सार्थकता लिखेंगे बच्चों। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, जिसे आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको एग्जाम के पहले आपको कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देख लेंगे तो आपको कहानी जो है फिर से याद हो जाएगी और फिर प्रश्नों के उत्तर देने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। दूसरा पॉइंट है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसमें कुछ ही पक्के मकान थे, एक ही बाजार, एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। तीसरा पॉइंट है, नगरपालिका द्वारा समय समय पर कुछ काम करवाए जाते रहे, जैसे कोई सड़क पक्की करवा दी गई, पेशाब घर और कबूतरों की छतरी बनवा दी गई तथा कवि सम्मेलन भी करवा दिए गए। चौथा पॉइंट है, इसी नगरपालिका के एक उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी गई। पांचवा पॉइंट है, मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया। छठा पॉइंट है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, मोटी टोपी की नोक से दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। सातवां पॉइंट है, मूर्ति फौजी वर्दी में थी और आंखों पर संगमरमर के चश्मे की जगह सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। आठवां पॉइंट है, हालदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो बोले यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। 9वां पॉइंट है, हालदार साहब ने देखा दूसरी और तीसरी बार भी मूर्ति का चश्मा बदला हुआ था। 10वां पॉइंट है, हालदार साहब चौराहे पर रुककर पान खाया करते थे, उन्होंने पान वाले से मूर्ति के चश्मे बदले जाने के संबंध में पूछा। 11वां पॉइंट है, पान वाले ने बताया यह सब कैप्टन चश्मे वाला करता है। 12वां पॉइंट है, पान वाले ने बताया कि जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे फ्रेम वाला चश्मा मांगता है तो कैप्टन कुछ क्षमा याचना करते हुए मूर्ति का फ्रेम उतारकर उसे दे देता है और दूसरा फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है। 13वां पॉइंट है, हालदार साहब ने पान वाले से ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछा तो उसने बताया मास्टर बनाना भूल गया। 14वां पॉइंट है, हालदार साहब के यह पूछे जाने पर कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। 15वां पॉइंट है, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर उसका उपहास किया, यह हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। 16वां पॉइंट है, जब हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो अवाक रह गए, वह एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जिसने सिर पर गांधी टोपी लगवाई थी, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। 17वां पॉइंट है, एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है, अगली बार भी ऐसा ही होने पर पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। 19वां पॉइंट है, 15 दिन बाद भी उसी कस्बे के चौराहे से गुजरते हुए हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे के बना हुआ छोटा चश्मा रखा हुआ है जैसा बच्चे बना लेते हैं, यह देख उनकी आंखें भर गईं। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे अगर आप याद रखते हैं तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको आसानी हो जाएगी। और ये पूरी कहानी जो है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, और इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है देश प्रेम की भावनाओं को ही जागृत करने का कार्य कर रहे हैं।
और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के, इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।